नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश की मामलूक राजवंश, है ना। देखिए, चूँकि मामलूक राजवंश एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और साथ में फर्स्ट है, तो हाँ, जैसे स्थापना हुई, क्या इसका आधिपत्य रहा, कैसा क्या रहा, आज के इस वीडियो में पर्याप्त जानकारी लेंगे। ये भाग 1 रहेगा, है ना। फिर भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। फिर भी इसका भाग 1 होगा और भाग 2 भी आएगा। हम चाहते हैं प्रॉपर जानकारी आपको दे सकें, आपको बोरिंग भी ना लगे और कोई दिक्कत भी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी परिचय के साथ में हमें। मामलूक एक अरबी शब्द होता है जिसका अर्थ है स्वामित्व वाला। मामलूक, ठीक है। इसका उपयोग सैन्य सेवा के लिए आयातित तुर्की दासों को घरेलू श्रम या कारीगरों के रूप में उपयोग किए जाने वाले निचले दासों के से अलग करने के लिए किया गया था इस शब्द का। तो दिल्ली सल्तनत के शुरुआती शासक मामलूक थे, जिन्हें गुलाम राजा के रूप में भी जाना जाता है ना। तो हाँ, ये स्लेव डायनेस्टी आप सुनेंगे तो वो भी यही है, क्योंकि उनमें से कई या तो गुलाम थे या तो गुलामों के बेटे थे जो सुल्तान बन गए थे आगे जाके। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद उसका वंश कई भागों में विभाजित हो गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना और उसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। मुस्लिम मामलुक शासकों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक अपना शासन चलाया, है ना। एक काफ़ी बड़ा पीरियड था फिर भी, है ना। और मतलब मोहम्मद गौरी के बाद में ऐबक ने बहुत अपना जो दिमाग लगाते हुए एक पूरी डायनेस्टी को स्थापित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। आइए उनके बारे में ही जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ये सबसे कुशल योद्धाओं में से एक था, जिसने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद राजवंश की सेवा की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमने बताया। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद ये विशेष तौर पर इसकी भूमिका नजर आई। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और वह उत्तरी भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम नेता भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाखा बख्श सुल्तान या लाखों का दाता कहा जाता था। ये आपने नाम शायद सुना होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहादुर और वफादार भी बताया जाता है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान, जो पोलो होता है, उसको खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण मौत हो गई थी, है ना। तो ये 1210 ईस्वी में। फिर 1210 से 1211 मतलब 1 साल के लिए ही आराम शाह आए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीर और मलिक ने आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। उन्हें थोड़े समय के लिए सेवा उन्होंने की और उन्हें कमज़ोर और बेकार शासक माना गया। बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराकर गद्दी हासिल की। फिर बदायूं के जो गवर्नर थे इल्तुतमिश, उन्होंने दूसरा सबसे प्रमुख शासक वो बनकर उभरे। बगदाद के खलीफा ने उन्हें सुल्तान कहा। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना जाहिर तौर पर करना पड़ा। कई महत्वपूर्ण कमांडरों ने स्वतंत्र क्षेत्रों के लिए चुनाव भी लड़ा। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों की बढ़ती शक्ति ने सल्तनत की उत्तर पश्चिम सीमा को काफ़ी खतरे में डाल दिया, परंतु इल्तुतमिश का कार्यकाल वास्तव में एक व्यापक कार्यकाल रहा और बहुत अंतर आए। देखिए, इतने बड़े खतरों के बावजूद उन्होंने कई उपलब्धियों के साथ उस पर सफलतापूर्वक काबू भी पा लिया। उन्होंने चालीसा जो है ना, उसको चालीसा कहते हैं एक्चुअल में, वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चिहालगानी के नाम से भी जाना जाता है, चालीसा भी कहते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली, सेना और एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इक्तादार प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें वेतन के बदले रईसों और उनके अधिकारियों को भूमि दी जाती थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया और एक मस्जिद भी बनवाई, है ना। तो इल्तुतमिश का जो पूरा कार्यकाल रहा वो विशेष तौर पर ऐसे 3 कालखंडों में आप कह सकते हैं विभाजित हुआ। 26 वर्षों का पूरा कार्यकाल जो था
3 चरण थे इसके। प्रथम चरण 1210 से 1220 तक, जब प्रतिद्वंदी दावेदारों और अधिकार करने में जो व्यस्त थे। दूसरा कार्यकाल 1221 से 1227 तक, इसमें जो है उन्होंने मंगोल खतरे से निपटे वो। तीसरा चरण जो था इसका वो था महत्वपूर्ण अवधि थी, जिसके दौरान उन्होंने अपने राजवंश को मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था, है ना। और सबसे मेरे अनुसार तो तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण रहा उनके लिए, मतलब विकास के लिए, और प्रथम चरण भी, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। आगे बढ़े तो रुकनुद्दीन फिरोज जो थे वो इल्तुतमिश का पुत्र था, है ना। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ शाह तुर्कन ने उसे ताज पहनाया था इल्तुतमिश के बाद में। जब वह राजधानी से बाहर था तो इल्तुतमिश की बेटी रज़िया ने उसके खिलाफ अवध में विद्रोह को रोकने के लिए उसे पदच्युत कर दिया, है ना। तो बहुत बड़ी बात है ये रज़िया सुल्तान की ही बात हो रही है, जी हाँ। उसे मतलब उसके खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ अवध में विद्रोह को रोकने के लिए जो है उसे पदच्युत किया, मतलब पद से हटाया, है ना, सेपरेट कर दिया। और फिर आगाज हुआ रज़िया सुल्तान का। इस पूरी डायनेस्टी में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कार्यकाल तो नहीं रहा मगर नाम बहुत बड़ा हुआ। क्यों, जानते हैं। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रज़िया सुल्तान सल्तनत और मुगल काल के दौरान एकमात्र महिला शासक थी। इल्तुतमिश ने अपने सभी पुत्रों को सिंहासन के लिए अप्रभावी माना और अपनी बेटी रज़िया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वो एक महान प्रशासक थी जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूर्ण कानून और व्यवस्था बनाए रखी। रज़िया ने मुल्तान, लाहौर और हांसी के विद्रोहियों को सफलतापूर्वक हराया। उसने जो है एबेसिनियन गुलाम जमाल उद्दीन यातुक को घोड़े यानी अखाड़े का मास्टर नियुक्त किया। तुर्की के कुलीन और पादरी जो मुख्य रूप से तुर्की थे, उनको अपने शासक नहीं मानते थे, उसे मारने की साजिश रचते थे। 1240 में जो है रज़िया का शासन खत्म भी हो गया था। अब देखते हैं आगे। एक जो है 1246 से 1266 ईस्वी तक नासिर उद्दीन महमूद है। नासिर उद्दीन महमूद जो है इल्तुतमिश का छोटा पुत्र था। 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक सल्तनत का शासक घोषित किया गया था। उन्हें एक दयालु और ईश्वर से डरने वाला शासक माना जाता था। उन्होंने अपना अधिकांश समय जो है कुरान की आयतें लिखने में बिताया। अपने कई पूर्ववर्तियों और उत्तराधिकारियों के विपरीत महमूद ने एक पत्नीत्व का सख्ती से पालन किया, है ना। उस दौरान बड़ी बात थी। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन की बेटी से शादी की और अपने प्रधानमंत्री बलबन को सारी शक्ति दे दी थी। इब्न बतूता और इस्लामी के अनुसार बलबन ने नासिरुद्दीन को जहर दे दिया और सिंहासन पर खुद बैठ गया। बहुत बड़ी बात है। फिर कौन आया? ज़ाहिर तौर पर बलबन ही आया। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक जो है उन्होंने कार्यकाल संभाला। उनका कार्यकाल था। गियासुद्दीन बलबन एक तुर्की गुलाम जिसे उलुग खान के नाम से भी जाना जाता था। ये नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के राजवंश की सत्ता पर इन्होंने कब्जा किया। बलबन के कार्यकाल के दौरान दिल्ली और दोआब क्षेत्र में कानून व्यवस्था और ख़राब स्थिति में थी, है ना। मतलब कानून और व्यवस्था, प्रशासनिक। राजपूत जमींदारों ने अवध के पूर्वी क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब में किले स्थापित कर लिए थे। बलबन ने सुल्तान के पद को ऊंचा उठाने और निरंकुश शासन बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की, है ना। तो बलबन का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा। साथ ही बलबन के शासनकाल को विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण के काल के रूप में भी जाना जाता है। दिल्ली और दोआब के आसपास कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। सड़कें लुटेरों और डकैतों से इतनी भरी हुई थी कि संचार करना भी मुश्किल हो गया था। इन तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। मेवात क्षेत्र में कई लोगों का बेरहमी से पीछा किया गया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बदायूं के आसपास क्षेत्रों में राजपूत गणों को नष्ट कर दिया था। जंगलों को काट दिया गया और सड़कों की सुरक्षा के लिए अफगान सैनिकों की कॉलोनियों को तैनात किया गया। इन कठोर तरीकों से बलबन ने स्थिति पर नियंत्रण रखा, है ना। ये चीज़ें लिखने लायक है, मतलब एक इतना अच्छा आंसर बन सकता है अगर चाहे तो बलबन के ऊपर ही केवल। तो 87 में मतलब 1287 ईस्वी में उनके निधन के बाद उसका पोता जो था कैकाबाद गद्दी पर बैठा।
और इस अवधि के दौरान सरकारी मामले अस्त व्यस्त हो गए थे। कुलीनों ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए गुट बनाना शुरू कर दिया। आरिज़ मामलिक जो युद्ध मंत्री थे, ये जलालुद्दीन खिलजी के ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और कैकाबाद की भी हत्या कर दी। इससे 1290 ईस्वी में गुलाम वंश जो डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, इसका अंत हो गया मामलुक राजवंश का, और जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में नए खिलजी वंश का उदय हुआ। ये थे आज के इस वीडियो के बहुत 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 ज़रूरी टॉपिक्स, है ना। आगे के जितने भी जो वीडियोस हैं जानेंगे, जो भी अपने सिद्धांत रहे राजस्व के, क्या था, कैसा होता था, वो सब जानेंगे आराम से। समय है पर्याप्त, भाग 2 में। चलिए, ये थी अंतिम जानकारी आज के इस वीडियो की। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।